एक लड़का रात के समय अपने काम से वापस लौटता है अपनी गाड़ी में बैठा हुआ, और जैसे उसकी गाड़ी एक पुल के नीचे से निकलती है तो एक बड़ी सहमी सी डरी सी लड़की खड़ी हुई उसे दिखाई देती है, जिसने अच्छे से मेकअप कर रखा था और देखने से वो वैसी ही लग रही थी जैसी जगह पर वो खड़ी हुई थी। दरअसल यहाँ पर इस पुल के नीचे कुछ ऐसी महिलाएं खड़ी हुआ करती हैं जो कि पैसों से लोगों के साथ जाया करती हैं। अब आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे जिसके लिए मैं कह रहा हूं। लेकिन ये लड़का जैसे इस लड़की को देखता है तो उसके चेहरे पर उसे अजीब से भाव दिखाई देते हैं और उसके बाद वह उसके पास रुक जाता है। वहां पर जाने के बाद जब उसे बातचीत करता है तो एक और महिला आकर उसके साइड में खड़ी होती है और वह उसका रेट वगैरह बताकर उससे कहती है कि 10,000 रुपए हैं तो तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। वह लड़का जो कि ऐसा नहीं था, ऐसे नहीं ले जाया करता था, लेकिन फिर भी वह 10,000 रुपए लेकर उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। कौन थी वह लड़की और क्या कारण था जो वह लड़का ऐसा नहीं था फिर भी उसे अपने साथ ले गया? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। राजस्थान के जयपुर के अंदर एक बहुत बड़े बंगले के अंदर एक विनय नाम का लड़का रहा करता है। विनय जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, उसका केवल एक दोस्त है जिसका नाम अमित होता है और वह अमित के साथ ही उस बंगले में रहा करता है। विनय की एक छोटी सी कंपनी है जिस कंपनी को वो चलाया करता है और उससे अच्छे खासे पैसे कमाया भी करता है। अब इसी तरह से एक दिन की बात होती है जब विनय शाम के समय अपनी कंपनी से किसी काम को करने के बाद देर रात लौट रहा था। लगभग रात के 10:30 बज चुके थे और वह अपनी गाड़ी में बैठकर जब 10:30 बजे वहां से निकलता है तो उसी दौरान घर के और ऑफिस के रास्ते में एक पुल पड़ता है और जिस पुल के नीचे अक्सर वैसी महिलाएं खड़ी रहा करती हैं जो कि पैसों से गलत काम किया करती हैं। अब यहां पर विनय को पता था, लेकिन वो वहां से उन बातों पर ज्यादा गौर नहीं देता है और चुपचाप चला जाया करता है। अब विनय को इस जगह के बारे में कैसे पता है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि विनय का जो अमित है वह अक्सर ऐसी लड़कियों को अपने साथ लाया करता है और उनके साथ एंजॉय करके उन्हें पैसे भी दे दिया करता है। तो इसी वजह से उसी ने बताया था कि यार तेरे रास्ते में वो जगह पड़ा करती है तो किसी दिन वहां से किसी लड़की को पसंद करके यहां पर भी ले आ, दोनों के मजे हो जाएंगे। लेकिन विनय उसे साफ बोल देता है कि मैं ऐसा नहीं हूं और मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा कहकर विनय उससे मना कर देता है और 25 साल का विनय जब आज रात के समय वहां से निकलता है तो उसी दौरान जब उसकी गाड़ी की लाइट एक लड़की पर पड़ती है तो उसे देखकर बहुत कुछ उसके मन के अंदर चलने लगता है। विनय पहले तो गाड़ी को लेकर आगे निकल जाता है, लेकिन उसके लड़की के जो चेहरे पर उदासी थी, यानी कि वैसे तो वो सजी धजी इसी तरह से खड़ी हुई थी जैसे कि यहां पर ऐसी खड़ी हो, लेकिन उसकी उदासी को देखकर उसे लगने लगता है कि शायद ये बेचारी मजबूर है और किसी मजबूरी के कारण यहां पर खड़ी हो गई है। इस बात को सोचते हुए यहां पर जो विनय होता है वह अपनी गाड़ी को रिवर्स करता है और उसी लड़की के साइड में अपनी गाड़ी को लगा देता है। अब जैसे विनय की गाड़ी उस लड़की के साइड में लगती है तो यहाँ पर जो लड़की होती है वह बड़ी घबरा जाती है और अपने कपड़ों को, जो कि उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहन रखे थे, उनको नीचे की तरफ करने लगती है। उसके चेहरे पर घबराहट देखकर विनय का जो शक था वो पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि सच में ये लड़की मजबूर है और इस वजह से यहाँ पर ये काम कर रही है। वह उससे पूछता है कि आप यहाँ पर किस वजह से खड़ी हुई हो। अब इस बात को सुनकर वह लड़की तो कुछ बोल नहीं पाती है, केवल उसकी तरफ देखती ही रहती है अजीब सी निगाहों से। लेकिन तभी एक और महिला आती है जिसने भी ऐसे सजे धजे से कपड़े पहन रखे थे और वह आने के बाद एकदम से विनय से कहती है कि हाँ साहब, क्या आप इसको ले जाना चाहते हो? अब इस बात को सुनकर विनय कहने लगता है कि तुम कौन हो? तो वो कहती है कि साहब इसका ना पहला दिन है, इसी वजह से मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, वैसे कोई नहीं, मैं केवल इसकी दोस्त लगती हूँ। इस बात को सुनकर जो विनय होता है वह कहने लगता है कि कितने रुपए हैं? तो उसके बाद यहाँ पर वह महिला बताती है कि 10,000 रुपए हैं, 5,000 रुपए एडवांस देने हैं और 5,000 रुपए आप काम होने के बाद इसको दे देना। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो विनय है वो थोड़ी देर तक को सोचता है और सोचने के बाद अपने पास से 5,000 रुपए निकालकर उस लड़की की तरफ बढ़ाने लगता है जो कि डरी सहमी खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी महिला थी वह एकदम से उन 5,000 को पकड़ती है और कहती है कि साहब ये पैसे मेरे पास रहेंगे और आप इसे ले जा सकते हो, अच्छे से होटल में लेकर जाना क्योंकि इसका पहला दिन है।
लेकिन तभी यहाँ पर जो विनय होता है वो कहता है कि नहीं, होटल में नहीं जा सकते, मैं उसे अपने घर पर ले जाना चाहता हूँ क्योंकि उस घर पर मैं अकेला ही रहा करता हूँ। अब इस बात को सुनकर वह जो महिला होती है वह मना करने लगती है। इधर जो दूसरी लड़की थी जिसको वो लेकर जा रहा था उसकी घबराहट साफ साफ चेहरे पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो विनय होता है वो कहता है कि देखिए, अगर इसने मुझे अच्छी तरह से खुश कर दिया तो उसके बाद मैं इसका रेगुलर कस्टमर बन जाऊंगा और इसे ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसे अच्छी तरह से मुझे खुश करना होगा। इस बात को सुनकर जो वह महिला होती है वो उससे उसका एड्रेस लेती है और एड्रेस लेने के बाद उसे उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि कहती है कि ठीक है, मैं इसे तुम्हारे साथ भेज दूंगी। विनय जो होता है उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी में बिठाने के बाद गाड़ी को अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में वो कई बार उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की काफी डरी सहमी थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि सच में ये इसका पहली बार है। उसके बाद विनय कहता कि कोई बात नहीं, आप आराम से पहले घर चलो, घर चलने के बाद जब रिलैक्स हो जाओ तो उसके बाद मुझसे बात कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पर वह लड़की उसके साथ उसके घर जाती है और जैसे उसके घर को देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि घर काफी ज्यादा आलीशान था और जिंदगी में पहली बार वो इतने बड़े घर के अंदर गई है। उसके बाद वह मन ही मन सोचने लगती है कि अगर मैंने इसे अच्छी तरह से खुश कर दिया तो मुझे ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं इसके पास आ जाऊंगी, और वैसे भी जब मुझे ये गलत काम करना ही है तो क्यों ना इसी के साथ कर लूँ, एक के साथ करूंगी तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ऐसा सोचकर जो लड़की होती है जिसका नाम होता है शीतल, वह मन ही मन इस बात को तय कर लेती है कि अब उसे इसे खुश करना है। ऐसा सोचकर वह उस गाड़ी से उतरती है, विनय भी उतरता है। विनय उतरने के बाद जब उसे अंदर ले जाता है और उसका दोस्त दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर विनय के साथ इस तरह की लड़की को देखते हुए समझ जाता है कि आज ऐसे पैसे देकर लाया है। वह पूछने लगता है कि भाई कितने रुपए में लेकर आया है, तो यहां पर विनय उसे बताता है कि 10,000 रुपए में। उसके बाद वह खुश होता है, कहता है कि ठीक है, तू अपने मन की इच्छा पूरी कर ले और उसके बाद मेरा भी नंबर आ जाएगा। ऐसा कहकर वह बड़ा ही खुश होकर इधर उधर घूमने लगता है और उसके बाद विनय उससे बिना कुछ बोले उस लड़की को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद जो लड़की होती है जिसका नाम शीतल होता है वो कहने लगती है कि आपको जो कुछ करना है कर लीजिए, उसके बाद मुझे जाना भी होगा। लेकिन तभी जो विनय होता है वो कहता है कि देखो, पूरी रात के लिए मैं तुम्हें लेकर आया हूं तो जल्दबाजी का तो कुछ चांस ही नहीं बनता, चुपचाप बैठी रहो, पहले मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं और उसके बाद चाय पीना और उसके बाद बातें करते हैं कि आगे क्या होगा। यहाँ पर जो विनय होता है वह ऐसा कहकर वहां से बाहर निकलता है और अपने दोस्त से चाय बनाने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर उसका दोस्त बड़ा ही खुश होकर चाय बनाता है और चाय बनाने के बाद कहने लगता है कि जल्दी से अपना काम निपटा ले, उसके बाद मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर जो विनय है वो कहता है कि तू पागल तो नहीं हो गया, ये लड़की मुझे काफी ज्यादा मजबूर लग रही है, तो हम इसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे और मैं जानना चाहता हूँ कि ये मजबूरी के कारण ये काम कर रही है या फिर ऐसे ही कर रही है। तो उसके बाद जो विनय का दोस्त होता है वो कहता है कि अरे तू पागल तो नहीं हो गया, ये सब इसी तरह से कहा करती हो, तू देख लेना तुझसे यही करेगी कि हम मजबूरी में काम कर रही हूं और उसके बाद इसकी कोई भी मजबूरी नहीं होगी। इस बात का मुझे पक्का विश्वास है क्योंकि तू नया है इस लाइन में और मैं पहले से इस लाइन में घुसा हुआ हूं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो विनय होता है वह उन चाय को लेता है जो चाय उसने बना दी थी अब तक, और उसके बाद दोबारा से उस कमरे में चला जाता है। दोनों बैठकर चाय पीते और चाय पीने के बाद यहाँ पर जो लड़की शीतल होती है वो कहती है कि साहब जल्दी से अपना काम निपटा लो और उसके बाद मुझे जाना होगा। लेकिन तभी विनय कहता है देखो, जल्दबाजी तो करो मत, मैं 10,000 रुपए किस बात के दे रहा हूँ, इस बात के तो नहीं कि थोड़ी देर में तुम यहाँ से चली जाओ, टाइम लगेगा इस चीज में, और तसल्ली से बैठो, पहले बातें करते हैं। यहाँ पर जो लड़की होती है जिसका नाम शीतल होता है वह पूछने लगती है कि बताओ सब क्या बात करनी है। तो जो विनय होता है वो बताता है कि ये बताओ, तुम ये काम जो कर रही हो ये काम तुम मजबूरी में कर रही हो या तुम्हारा शौक है ये चीज करने का। अब इस बात को सुनकर जो शीतल है वो कहने लगती है कि साहब आपको इन बातों से क्या मतलब है, आपको जो काम करना है वो काम कीजिए, खामखाई इन बातों में टाइम पास क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी जो लड़का होता है विनय वह कहने लगता है कि दरअसल मैं तुम्हें ये काम करने के लिए नहीं लाया, मुझे तुम्हें देखकर लगा कि तुम काफी ज्यादा उदास हो और डरी सहमी सी वहां पर खड़ी हो, और तुम्हारी जो वो महिला थी दोस्त वह भी यही कह रही थी कि तुम्हारा पहली बार है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी हुई या क्या कारण हुआ जो तुम्हें ये काम करना पड़ता है, क्या कोई जबरदस्ती है, अगर जबरदस्ती हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा।
इस बात को सुनकर जो शीतल होती है वह बड़ी हैरान हो जाती है और एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब शीतल की आंखों में आंसू देखता है विनय तो कहने लगता है, देखो रो मत, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन ये काम मैं तुम्हारे साथ नहीं करने वाला और तुम्हें 5,000 रुपये तो चाहिए। ऐसा कहकर वह 5,000 रुपये निकालता है और उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी जो शीतल होती है वो कहती है कि नहीं साहब, ये 5,000 रुपये भी नहीं चाहिए, आप अपने पास रख लीजिए। आप जैसा भला इंसान, वो भी पैसे वाला, आज मैंने पहली बार देखा है। और रही बात इस बात की कि मैं मजबूरी में कर रही हूँ या मेरा शौक है, तो मैं आपको बता दूं सच में ही मैं मजबूर हूँ। यहाँ पर जो विनय होता है जब वह बोलने लगती है तो उससे पूछता है कि कैसे मजबूर हो, क्या मुझे भी बता सकती हो ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जिसमें तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है, अपनी इज्जत का ख्याल भी नहीं आया। उसके बाद जो शीतल होती है वह उसे अपनी मजबूरी के बारे में बताती है। कहती है कि साहब, मम्मी पापा काफी दिन पहले गांव से इस शहर के अंदर आए थे। यहाँ पर आने के बाद पिता मेहनत मजदूरी करने लगे और मेहनत मजदूरी के साथ साथ हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से हो रहा था। हम 2 बहनें हैं और जब पिता को बच्चा नहीं होता है, यानी कि लड़का नहीं होता है, तो उसके बाद जो पिताजी होते हैं वह काफी ज्यादा शराब पीने लगते हैं और इसी शराब के चलते परिवार पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। धीरे धीरे जब तक मैं बड़ी होती हूँ तो उस टाइम तक जो पिताजी हैं वो शराब के इतने आदी हो गए थे कि अब तो वह कई दिनों तक घर से बाहर रहा करते हैं और कभी मन किया तो आ गए, वरना घर से बाहर ही रहा करते हैं। अब परिवार के अंदर मैं, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन रह गई थी और उसके बाद माँ ने परिवार की जिम्मेवारी को कंधों पर उठाया। माँ दूसरों के घरों में काम करने लगी और काम करके हम लोगों को पढ़ाने लिखाने लगी और जैसे तैसे हमारी परवरिश कर रही थी। लेकिन तभी जब मैं शादी की होती हूँ तो उसी दौरान मेरी माँ भी बीमार हो जाती है और वह फिलहाल इतनी बीमार है कि वह हॉस्पिटल में एडमिट है। अब माँ जब बीमार हो गई, हमारे पास पैसा नहीं है खाने के लिए न रहने के लिए, तो अब दूसरी जो परिवार की बड़ी है वो मैं हूँ, तो इसी वजह से अब मेरा फर्ज बनता है। लेकिन मुझे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा था जिस काम से इतनी जल्दी इतने पैसे आ सके कि मेरी माँ का इलाज हो सके। वहीं पर हमारे पड़ोस की महिला जिसका नाम सुनीता है, वह हमारे पड़ोस में रहा करती थी और उसके बाद जब वह ये देखती है कि हम लोग मजबूर हैं तो वह मेरी खूबसूरती को देखकर कहने लगती है कि अगर तुम चाहो तो ढेर सारे पैसे कमा सकती हो, वो भी एक रात में। तो उसके बाद मैं उसे पूछने लगती हूँ तो वह मुझे इस काम के बारे में बताती है। अब पहले तो मैं इस काम को करने के बारे में सोचती भी नहीं हूँ, लेकिन जब डॉक्टर साहब बताते हैं कि पैसे जमा करो या फिर अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ, तो उसके बाद मैं मजबूर हो जाती हूँ और आज मैं इसी काम को करने के लिए आई हूँ ताकि मेरी माँ का इलाज हो सके। क्योंकि इज्जत तो है, लेकिन क्या करेंगे ऐसी इज्जत का जब माता पिता और परिवार ही नहीं रहेगा। अब मैं पूरी तरह से मजबूर होकर ये काम कर रही हूँ और आप अगर मुझसे ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो मुझे जाने दो, मैं कहीं और से कुछ और पैसे कमा लूंगी। ऐसा कहकर शीतल फूट फूट कर रोने लगती है। जो विनय होता है वो उसे समझाता है, संभालता है, कहता है कि चुप हो जाओ और परेशान मत हो। उसके बाद विनय अपना फोन निकालता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। तो शीतल नामे सर हिलाती है और तभी विनय खाना ऑर्डर करता है। खाना ऑर्डर करने के बाद वह मना भी करती है, कहती है नहीं साहब खाना नहीं चाहिए। लेकिन विनय कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा और 10,000 रुपये के हिसाब से ये रात तुम्हारी मेरे लिए है। मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूं और तुम कैसी भी चिंता मत करो। विनय उसके लिए खाना मंगाता है, वो खाना खाने लगती है और विनय बाहर अपने दोस्त के पास आता है। दोस्त जो कि अभी तक उतावला बैठा था कि कब विनय बाहर निकलेगा और उसके बाद वह अंदर जाएगा। लेकिन तभी जब विनय बाहर निकलता है तो अपने दोस्त को समझाता है, कहता है कि यार ये तो बेचारी बड़ी मजबूर है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वह पूछता है कि वो कैसे। तो यहाँ पर जो विनय होता है वह पूरी कहानी अपने दोस्त अमित को बताता है। लेकिन अमित इस कहानी को सुनकर इस पर विश्वास नहीं करना चाहता, क्योंकि वह कहता है कि ऐसा ढेर सारी कहानियां मैंने भी सुन रखी हैं और ये सभी झूठ बोला करती हैं। विनय कहता है कि यार उसकी आंखों में आंसू थे और आंसू झूठ मूठ के नहीं आया करते। इस बात को सुनकर उसके दोस्त को भी लगता है कि हो सकता है सही कह रही हो। लेकिन तभी जो विनय है वो कहता है कि चाहे सही कह रही हो या गलत कह रही हो, मैं इस बात को जान कर रहूंगा और इसीलिए चलो इसके उस हॉस्पिटल पर चलते हैं जिस हॉस्पिटल के अंदर ये अपनी माँ को बता रही है। थोड़ी देर में जो लड़की शीतल होती है वह भी अपने खाने को कंप्लीट कर लेती है और उसके बाद विनय अपने पास से 1 लाख रुपए लेकर आता है और उसके हाथ में थमाता है। कहता है कि ये लो, ये 1 लाख रुपए हैं और चलो हम तुम्हारी माँ के बिल को जमा करके आते हैं। अब जो लड़की शीतल होती है वो मना करने लगती है और एक पल तो विनय को लगता है कि शायद ये झूठ बोल रही है और वो कह भी देता है। लेकिन तभी जब शीतल को लगता है कि इनको उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो उसके बाद
जो शीतल होती है वो कहती है कि ठीक है साहब, चलो तो आप चलो, लेकिन ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी का दिया हुआ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर जो शीतल होती है वो उनके साथ बैठती है और उन लोगों को लेकर उस हॉस्पिटल पर चली जाती है जहां उसकी मां की हालत काफी ज्यादा खराब है और डॉक्टर साहब उसके ऑपरेशन के लिए पैसे मंगा रहे थे। यहां पर जाकर जैसे वो शीतल की मां को देखते हैं तो देखने के बाद एकदम से समझ जाते हैं और उसके बाद जब विनय शीतल की मां से बात करता है तो यहां पर सारा के सारा मांजरा उसी तरह का रहता है। इन सभी चीजों को देखने के बाद जो अमित होता है उसका दोस्त, उसकी भी इंसानियत जगती है और वो कहता है कि भाई अगर ऐसी बात है ना तो तू ऐसा कर, इस बेचारी की मां का इलाज करवा दे, क्योंकि मजबूरी में तो किसी को ये काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे और तू ये आराम से कर सकता है। इस बात को सुनकर यहां पर जो विनय है वह डॉक्टर साहब से मुलाकात करता है। कहता है कि डॉक्टर साहब आपको जितने भी पैसे इनके इलाज में चाहिए मुझे बता देना और उन पैसों की पूर्ति मैं कर दूंगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके इलाज में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर को यह बात बोल दी गई थी और उसके बाद उसे अपना नंबर दे आया था, यानी कि अब जो इलाज का खर्चा है वो खुद से उठाएगा। इसके बाद वह शीतल के पास जाता है और शीतल से कहता है कि शीतल देखो, अब तुम अपनी माँ के पास रहो और तुम्हारे घर का एड्रेस मुझे दे दो। यहाँ पर ये से कोई एहसान मत समझना, जब मुझे तुमसे कोई काम हो तो मेरे काम आकर उस काम को पूरा कर देना और वहीं पर तुम्हारे एहसान चुक जाएगा, क्योंकि आज से तुम्हारे घर की जिम्मेवारी भी मुझ पर है। यहां पर ऐसा कहकर जो विनय होता है उससे उसका एड्रेस ले लेता है और उसके बाद उसकी बहन से मुलाकात करके इन सारी बातों को पता लगाता है। जब वह देखता है कि वो लोग किराए की एक झुग्गी में रहा करते हैं, बहुत ही गरीब बस्ती है और उसके अंदर वो रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो यहां पर उसका दोस्त जो अमित होता है वो कहता है कि भाई ऐसा कर, तो इनको यहीं पर ले आ, क्योंकि ये तीन ही लोग तो हैं, तीनों को अपने साथ रख ले, क्योंकि वैसे भी तेरा इतना बड़ा मकान है और तू मुझे भी अपने साथ इसीलिए रखा करता है ताकि तेरा मन लगा रहे, इतने बड़े घर में तुझे परेशानी ना हो, तो इनको अपने घर में रख ले, काम दे देना, ये काम करते रहेंगे, इनको भी महसूस नहीं होगा और तुझे भी महसूस नहीं होगा। ऐसा ही जो विनय होता है वह करता है, उसकी छोटी बहन से सामान पैक करने के लिए कहता है और बड़ी बहन से कहता है कि देखो तुम्हारा घर भी किराए का और छोटे से मकान में तुम रहा करती हो, तो क्यों ना अब तुम्हारा पूरा परिवार मेरे घर के अंदर शिफ्ट हो जाए। जो शीतल होती है वह मना करने लगती है, लेकिन तभी विनय इस बात की जिद करता है और कहता है कि देखो तुम्हें मेरे पैसे पटाने हैं या नहीं पटाने, अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं काम करने का, तो मेरे घर का काम करो, उससे तुम्हारे जो पैसे वो भी पट जाएंगे। यह बात जब शीतल की मां को पता चलती है तो वह भी इस बात के लिए कह देती है कि ठीक है बेटी ऐसा ही कर ले, उसने तुम्हारी बहुत मदद की है और बिल्कुल भी तुम्हारा फायदा नहीं उठाया जैसा कि तुमने बताया था। उसके बाद शीतल भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और खुद और अपनी छोटी बहन को लेकर वहां पर शिफ्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में जो विनय होता है वो उससे कहता है कि देखो तुम अपनी मां का ख्याल रखो, और जब कुछ दिनों में उसकी मां ठीक हो जाती है तो उसकी मां को भी यहीं पर शिफ्ट करा लेता है। वो चार लोग उस घर के अंदर अच्छी तरह से रहते हैं और जो शीतल होती है वो बार बार उसका एहसान मानती है, कहती है कि साहब आप नहीं होते तो आज मैं एक ऐसे दलदल में फंस चुकी होती जिस दलदल से निकल पाना बड़ा ही मुश्किल था, और आप अगर कभी मांगेंगे तो मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगी। शीतल इस एहसान को चुकाने के लिए उसका अच्छे से ख्याल रखा करती है। इधर जो उसका दोस्त अमित होता वह भी यहाँ से जा चुका था, और जब शीतल हर बात के लिए उसका ख्याल रखा करती है तो यहाँ पर विनय को वो अच्छी लगने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। कुछ समय बाद एक दिन जो विनय होता है वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और शीतल की मां से इस बारे में बात करने लगता है। कहता है कि मां जी अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं। शीतल की मां कहती है बेटा अगर तू हमारी जान भी मांगेगा ना तो हम लोग तुम्हें अपनी जान दे देंगे। तो उसके बाद जो विनय होता है वो कहता है कि मुझे ना आपकी बेटी का हाथ चाहिए। इस बात को सुनकर शीतल की मां एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि बेटा ये तू कह क्या रहा है। तो वो कहता है कि सच में मां मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि मैं बचपन से अनाथ हूं और जब से आप लोगों के साथ रह रहा हूं तो मुझे एक परिवार की अहमियत पता चली है और मैं भी इस परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो शीतल की माँ होती है वह कहने लगती है कि बेटा लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन तभी विनय कहता है कि देखो माँ जी मुझे नहीं पता कि लोग क्या बातें बनाएंगे, मैं केवल इससे जानता हूँ कि मैं आपकी बेटी से प्यार करने लगा हूँ और आपके परिवार के साथ ही रहना चाहता हूँ। शीतल की माँ भी थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहती है बेटा ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बेशक से तू मेरी बेटी से शादी कर सकता है। उसके बाद शीतल भी इस बात को सुनकर राजी हो जाती है, लेकिन विनय उसके पिता के बारे में पता करता है और जब उसे पता चलता है कि पिता शराब के नशे में धुत रहा करता है और ऐसी सड़कों पर पड़ा रहा करता है तो वह उसे लेकर एक नशा मुक्ति केंद्र में करवाता है और कुछ दिनों में जब वो ठीक हो जाता है और वापस से आता है तो वह उसे इसी घर के अंदर लाता है और कहता है कि आपको यही तो गम है ना कि आपका बेटा नहीं है।
आज से मैं आपका बेटा हुआ और आप मेरे पिता हुए, आपकी बेटी से मैं शादी कर रहा हूं और आप मुझे अपना बेटा समझकर ही अपने पास रख सकते हो। आपके परिवार की पूरी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर है और आपका और आपकी पत्नी और आपकी बच्ची का अच्छे से ख्याल मैं रखूंगा। उसके बाद वह भी अपनी आंखों में आंसू ले आता है और उसे गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। जब उसे पता चलती है कि उसकी बेटी और पत्नी ने ये दिन भी देखे हैं तो वह अपने आप को कोसने लगता है, लेकिन विनय और वो पूरा परिवार उसे समझाता है, कहता है कि बुरा दिन था, निकल गया, अब ठीक है। वो लोग आज तक भी उसी घर के अंदर खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।